हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टिव.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज अपनी आरो यारो प्रोग्राम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश विशेष की 5वीं क्लास है। ठीक है, 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने चारों क्लासेस बहुत अच्छी तरीके से देख ली होंगी और उसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं उन पर आप काम कर रहे होंगे और उन पर आप अपनी समझ को विकसित कर रहे होंगे। तो इस 5वीं क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं आरो यारो 2023 के कोर्स के बारे में। यहाँ पर क्लासेस तो चल ही रही हैं, लेकिन आपको साथ साथ बेहतर नोट्स पढ़ने की भी ज़रूरत है। और आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कि किताब पढ़ने में बहुत उलझन होती है, क्योंकि किताब में सब कुछ लिख दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें से क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, कितना पढ़ें, इन सारी चीज़ों के बारे में आप सोचते रहते हैं और आप तैयारी के क्रम में लगातार पीछे होते चले जाते हैं। तो ऐसे में आपको चाहिए कुछ ऐसे विशेष नोट्स जो कि पूरी तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग हों और आप उनको बहुत तेज़ी से पढ़ते हुए सिलेबस को कवर कर पाएँ। तो इसी मांग के अनुरूप यहाँ पर आरो यारो 2023 के प्रोग्राम के अंतर्गत आप लोगों को कुल 7 जीएस की बुकलेट दी जा रही हैं, जिसमें कि हिंदी भी शामिल है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या दिया जा रहा है? और दिया जा रहा है आपको करंट अफेयर्स। ठीक है, और दिया जा रहा है आपको टेस्ट सीरीज। और ये जो 7 बुकलेट हैं, जिनमें कि इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान और एक 5वीं बुकलेट में इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और उत्तर प्रदेश विशेष, चारों शामिल हैं। और एक यहाँ पर सारणीबद्ध जीएस, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे, ये काफ़ी फेमस है, ये इसकी किताब भी मार्केट में आती है और जो 6 हिंदी के टॉपिक होते हैं वो। तो इस तरीके से ये 7 बुकलेट हैं जो कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत आपके घर भेजी जाएंगी अगर आप ये कोर्स लेंगे। और जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, और जो करंट अफेयर्स है, वो आपको व्हाट्सएप पेड ग्रुप के माध्यम से मिलेगी। आपको अगर इसे ऑर्डर करना है तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ, 8630246905। आप इस कोर्स को अगर लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करिए और अपने ऑर्डर को बुक कीजिए। 3 से 4 दिन के अंदर आपके पास आपकी बुकलेट पहुंच जाएंगी और आपके पेमेंट के तुरंत बाद आपको ये जो प्रीवियस करंट अफेयर्स है और जो भी टेस्ट हो चुके हैं वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे और बाद बाकी आपको आगे के लिए इन पेड ग्रुप्स में जोड़ लिया जाएगा। तो ये तो रही बात आरो यारो 2023 के प्रोग्राम की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इससे जुड़ें ताकि आपका जो रिजल्ट है वो सकारात्मक हो सके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी उत्तर प्रदेश विशेष की 5वीं क्लास को। ठीक है, जिन्होंने 4 क्लासें पहले की नहीं देखी हैं तो पहले वो उनको बहुत अच्छी तरीके से देखें ताकि कोई भी फैक्ट मिस ना हो और फिर इस क्लास पर आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग बिल्कुल बैठ जाइए अच्छे से, और अगर आप लोगों को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो रिपीट मोड में इस क्लास को भी आप देख सकते हैं ताकि आपको सभी फैक्ट्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1957 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की जो स्थापना है वो 1957 में की गई थी। ठीक है, अच्छा, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है कहां पर? प्रयागराज में, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। अब बात करते हैं कि जो गुरु पूर्णिमा उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है, तो यहां पर उत्तर प्रदेश में इसे हिंदुओं के जो महान संत थे व्यास, उनकी स्मृति में मनाया जाता है, जबकि जो बौद्ध लोग होते हैं वो इसको भगवान बुद्ध की स्मृति में मनाते हैं। किसको? गुरु पूर्णिमा को। तो गुरु पूर्णिमा को जो उत्तर प्रदेश में हिंदू महान संत व्यास की स्मृति में भी मनाया जाता है, और जो बौद्ध लोग होते हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, वो भगवान बुद्ध की स्मृति में इस गुरु पूर्णिमा को मनाते हैं। ठीक है, अगले फैक्ट की तरफ हम लोग बढ़े तो लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार
2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन थे, तो ये थे असित कुमार हल्दर। ठीक है, कौन थे? असित कुमार हल्दर। फिर देखो एक क्वेश्चन और पूछा गया था, स्वामी हरिदास का निवास स्थान कहां पर है, तो ये कहां पर है? ये है निधिवन, जो कि वृंदावन में स्थित है। कौन? स्वामी हरिदास। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घरानों के संदर्भ में क्वेश्चन लगातार बनते रहते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने हैं वो कौन कौन से हैं। लखनऊ घराना, बनारस घराना, किराना घराना, किराना कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर, आगरा घराना और रामपुर घराना। ठीक है, और यहाँ पर एक फैक्ट और याद रखना है आपको कि इटावा को, ठीक है, इटावा उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, इटावा को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना हेतु जाना जाता है। किसको? इटावा को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना हेतु जाना जाता है। किसको? इटावा को, आपको याद रखना है। अब देखो संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्ण काल कौन सा था, तो वो था बाजिद अली शाह का काल। ठीक है, संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्ण काल, तो जब कौन सा काल था वो? जब बाजिद अली शाह लखनऊ के नवाब थे। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो ये है कथक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसके संदर्भ में भी बार बार क्वेश्चन बन के आता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वो है कथक। ठीक है, अब इस कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध घराने कौन कौन से हैं? ठीक है, तो ये है लखनऊ और वाराणसी। ठीक है, एक तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक, और इस कथक के लिए प्रसिद्ध घराने कौन कौन से हैं, तो वो है लखनऊ और वाराणसी। अब देखो सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी, तो ये की थी शिवनंदन नौटियाल ने। ये आपको पता हो, ये थी एक प्रसिद्ध क्या? पेंटिंग। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि ये हिंदू धर्म के उपनिषदों में एक लिखित वाक्य है, उसी के ऊपर ये प्रसिद्ध पेंटिंग है जिसे कि शिवनंदन नौटियाल के द्वारा बनाया गया है। तो ये आपने बहुत अच्छी तरीके से फैक्ट देखे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश संगीत के जो भी प्रमुख घराने थे, तो उनमें प्रमुख कलाकार कौन कौन से थे, उनके संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखना क्या है, एक तो कलाकार, ठीक है, फिर वो क्या बजाते थे, ठीक है, और वो किस घराने से संबंधित थे। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा और मैं इस पे यहाँ पे टिक कर देता हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाजिद हुसैन खां ये तबला वादक थे, यानी कि ये तबला बजाते थे, और यह लखनऊ घराना से संबंधित थे। ठीक है, उसके बाद देखो किशन महाराज ये भी तबला वादक थे, और यह किस घराने से संबंधित थे, ये थे बनारस घराने से। उसके बाद देखो अलाउद्दीन खां और उनके शिष्य जो थे पंडित रविशंकर, बहुत प्रसिद्ध हैं ये लोग। अलाउद्दीन खां और उनके शिष्य कौन थे, पंडित रविशंकर। ये लोग क्या करते थे, ये सितार वादक थे, यानी कि सितार को बजाते थे, और ये बनारस घराने से संबंधित हैं। ठीक है, आपको एक चीज और याद रखनी है कि यहाँ पर अगर इस तरीके से लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खां व उनके शिष्य पंडित रविशंकर, तो बहुत बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि अलाउद्दीन खां के शिष्य कौन थे, या फिर पंडित रविशंकर किसके शिष्य थे। इस संदर्भ में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आपको बहुत सूक्ष्म दृष्टि से ये क्लास देखनी है, कोई भी ऐसा फैक्ट ना मिस हो जाए जिससे कि प्रश्न वहां पर बने और आप ना कर पाए। तो आपको सारे आयाम यहाँ पर कवर करने हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। शंभू महाराज ये पखावज वादक थे, और यह बनारस घराने से संबंधित हैं। उसके बाद बिस्मिल्लाह खां, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, तो सबको पता होगा बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, और यह बनारस घराने से संबंधित थे। उसके बाद देखो हरिप्रसाद चौरसिया,
जो कि बांसुरी बजाते थे, यानी कि बांसुरी वादक थे। और यह कहाँ के थे? यह इलाहाबाद के थे। ठीक है, कहाँ के? इलाहाबाद। उसके बाद देखो गिरजा देवी। गिरजा देवी यह एक ठुमरी गायिका थी। ठुमरी एक लोक गीत की कोई विधा होती है, उसको ये गाती थी और यह बनारस घराने से संबंधित थी। बाद बाकी इनके संदर्भ में 2-3 फैक्ट और हैं। जो गिरिजा देवी थी उन्हें ठुमरी क्वीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठुमरी क्वीन। और एक इनके संदर्भ में क्वेश्चन और पूछा गया है कि गिरिजा देवी जो कि ठुमरी क्वीन है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बनारस में, और यह बनारस घराने से ही संबंधित थी। ठीक है, उसके बाद सिद्धेश्वरी देवी, ये ख्याल और ठुमरी गायन में महारत हासिल की थी इन्होंने, और यह वाराणसी से संबंधित थी। कहाँ? वाराणसी, मतलब वही बनारस हो गया। उसके बाद देखो बेगम अख्तर, ये तो बहुत ही फेमस है, ये गजल और शास्त्रीय गायिका थी, और यह कहाँ की थी? यह थी फैजाबाद की, जिसे आज आप लोग अयोध्या के नाम से जानते हैं। कौन? बेगम अख्तर। ये किसके लिए प्रसिद्ध थी? गजल और शास्त्रीय संगीत के लिए। ठीक है। उसके बाद देखो थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ाते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने देख लिया था कहाँ तक? बेगम अख्तर तक। अब उसके आगे हम लोग देखें तो ये कुछ कथक नर्तक हैं। ठीक है, कौन कौन? शंभू महाराज, लच्छू महाराज, जिन्हें कि बैजनाथ मिश्र के नाम से जानते हैं, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज और शैलजा सिंह। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आप लोगों को दिखता नहीं है, आपके कमेंट भी आते हैं। तो ये कथक नर्तक थे। कौन कौन? शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ठीक है, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज और शैलजा सिंह, ये कथक नर्तक हैं। और ये सभी लोग लखनऊ घराने से संबंधित हैं। आप इसके नाम को बार बार देख लीजिए, इनके संदर्भ में बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज और शैलजा सिंह, ये सभी कथक नर्तक हैं जो कि लखनऊ घराने से संबंधित हैं। और कथक उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। उसके बाद देखो सितारा देवी और हरिशंकर मिश्र, ये भी कथक नर्तक हैं, लेकिन ये कहाँ के हैं? ये बनारस घराने से संबंधित हैं। उसके बाद पंडित भीमसेन जोशी, इनका नाम भी आपने सुना होगा। ये शास्त्रीय गायक थे जो कि किराना घराना से संबंधित थे, और किराना मतलब मुजफ्फरनगर। ठीक है। उसके बाद देखो अमजद अली खां, ये सरोद वादक थे, इनके संदर्भ में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और यह ग्वालियर के थे। ठीक है, कहाँ के थे? ग्वालियर के। तो अमजद अली खां सरोद वादक थे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बाद बाकी ये कहाँ के थे? तो ये ग्वालियर के। ठीक है, तो ये हो गए आपके सभी जो भी लोक कलाकार थे वो क्या बजाते थे और किस घराने से संबंधित थे, इसको आपने देखा। अब थोड़ा सा हम लोग उत्तर प्रदेश के जो भी वन्य जीव विहार हैं, झीलें हैं, रामसर स्थल हैं, उनके संदर्भ में बात करते हैं। और ये भी टॉपिक जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही कि जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लखीमपुर खीरी में फैला हुआ है, और इसे 1977 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लखीमपुर खीरी या फिर उसे खीरी भी बोलते हैं, स्थित है वहां पर। और 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। बाद बाकी बब्बर शेर सफारी उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो ये इटावा में है। ठीक है, बब्बर शेर सफारी कहां पर है? इटावा में। उसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार के बारे में देखते हैं। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, जो कि कहां पर स्थित है? चंदौली में। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यह जो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है,
यह उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार है जिसे कि 1957 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1957 में। और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार है और यह कहाँ पर स्थित है? यह है चंदौली में। उसके बाद देखो अगला जो है वो है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। और हस्तिनापुर वन्यजीव विहार के संदर्भ में सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है जो कि 5 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन 5 जिले हैं? मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर। तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है जो कि कुल 5 जिलों में फैला हुआ है। वो 5 जिले हैं मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर। उसके बाद देखो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। ठीक है, हस्तिनापुर हो गया सबसे बड़ा और महावीर स्वामी वन्यजीव विहार हो गया सबसे छोटा। और यह जो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है ये ललितपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ललितपुर में। उसके बाद देखो किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में स्थित है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में स्थित है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट कतरनिया घाट वन्यजीव विहार के संदर्भ में और पूछा गया है कि इसे कब स्थापित किया गया था? तो इसे स्थापित किया गया था 1975 में। ठीक है। उसके बाद रानीपुर वन्यजीव विहार, यह चित्रकूट और बांदा में स्थित है। उसके बाद कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर और देखते हैं चंबल वन्यजीव विहार कहाँ पर है। तो चंबल वन्यजीव विहार जो है वो आगरा, इटावा और औरैया में फैला हुआ है। कितने जिलों में? आगरा, इटावा और औरैया। बाद बाकी चंबल वन्यजीव विहार के संदर्भ में एक फैक्ट आप लोग और याद रख लीजिए कि चंबल वन्यजीव विहार का जो इटावा वाला क्षेत्र है वहाँ पर एक डॉल्फिन सेंचुरी का भी निर्माण किया जा रहा है। किसका? डॉल्फिन सेंचुरी का। ठीक है, ये भी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये करंट में था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि जो चंबल वन्यजीव विहार का इटावा वाला क्षेत्र है वहाँ पर एक डॉल्फिन सेंचुरी का भी निर्माण किया जा रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि चंबल नदी का जो इटावा वाला क्षेत्र है वहाँ पर बहुतायत मात्रा में डॉल्फिन पाई जाती हैं। और वो डॉल्फिन का प्रकार कौन सा है? वो है गंगा डॉल्फिन का। ठीक है, बाद बाकी चंबल नदी के बारे में आप सबको पता ही होगा, ये यमुना की सहायक नदी है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप चीज़ों को कनेक्ट करना सीखिए थोड़ा सा। ठीक है, जैसे ही बात अगर चंबल वन्यजीव विहार की आती है तो आप चंबल नदी के बारे में भी थोड़ा सा अपने दिमाग में सोच लें। ठीक है, अगर यह यमुना की सहायक नदी है तो थोड़ा सा यमुना के बारे में भी आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद होगी और आप पिछली चीज़ों को भी लगातार रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मिर्जापुर और सोनभद्र में। उसके बाद दुधवा राष्ट्रीय पार्क, ये तो सभी को पता होगा, ये लखीमपुर खीरी में है और यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 1977 में घोषित किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सोहागी बरवा वन्यजीव विहार जो है वो महाराजगंज में स्थित है। उसके बाद सुहेलदेव वन्यजीव विहार श्रावस्ती और बलरामपुर में स्थित है। उसके बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर स्थित है? ये है पीलीभीत में और शाहजहांपुर में, 2 जिलों में स्थित है और यह देश का 45वां टाइगर रिजर्व है। आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछ लिया गया था। उसके बाद अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है, वो बिजनौर में स्थित है। और जो ये अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है ये कार्बेट नेशनल पार्क का एक भाग है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सभी वन्यजीव विहार देख लिए। अब आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। ठीक है, और वो क्या? वो बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व कितने हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इस समय उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं और वो कौन कौन से हैं? तो पहला तो यही हो गया, कौन सा? दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक है, दूसरा है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, तीसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व।
ठीक है, दुधवा कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। पीलीभीत कहाँ पर है? पीलीभीत और शाहजहां में। और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये है बिजनौर में। और उत्तर प्रदेश का जो हाल ही में घोषित चौथा टाइगर रिजर्व है वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। और यह कहाँ पर है? यह फैला हुआ है चित्रकूट जिले में। तो इस तरीके से वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। दुधवा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व। और रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है चित्रकूट में। तो इसको भी आप अलग से नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, यह कहाँ पर स्थित है? ये उन्नाव में स्थित है। और आपको याद रखना है कि इसी चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार को पहले नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। और आई होप आप सभी लोग इसी नाम से इसको जानते होंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अब इसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया है। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि यह उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार है। कौन सा? नवाबगंज पक्षी विहार, जो कि उन्नाव में है। और वर्तमान नाम इसका चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है। ठीक है, उसके बाद देखो लाख बहेसी पक्षी विहार, यह कहाँ पर है? कन्नौज में। ठीक है, एक यहाँ पर फिर से नोट कर लीजिए, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार से क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको टिक कर दिया है। तो लाख बहेसी पक्षी विहार ये कहाँ पर है? ये है कन्नौज में। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। उसके बाद देखो अगला कौन सा है? अगला है पटना पक्षी विहार। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है, जो कि एटा जिले में स्थित है। तो लाख बहेसी सबसे बड़ा, पटना पक्षी विहार सबसे छोटा और नवाबगंज पक्षी विहार सबसे पहला। इन तीनों को आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो समसपुर पक्षी विहार है वो रायबरेली में स्थित है। बखीरा पक्षी विहार ये संत कबीर नगर में स्थित है। इसके संदर्भ में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? संत कबीर नगर में। देखो इस तरीके से जो लिस्टिंग में चीजें यहाँ पर दी गई हैं, तो उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो युग्म सुमेलन के लिए बनते हैं या फिर सही गलत युग्म पहचानने के लिए बनते हैं। दो ही तरीके हैं। अगर यहाँ से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनेगा तो वो कुछ इसी तरीके से बन के आपके सामने आएगा। उसके बाद देखो ओखला पक्षी विहार है, ये गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। उसके बाद समन पक्षी विहार ये कहाँ पर है? ये है मैनपुरी में। उसके बाद पार्वती आरंग ये कहाँ पर है? गोंडा में। उसके बाद सुरहाताल पक्षी विहार ये कहाँ पर है? बलिया में। अब आपको ध्यान देना है कि जो सुरहाताल पक्षी विहार है अब इसको जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो सूर सरोवर वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है? ये आगरा में है। और यहीं इसी वन्य जीव विहार में ये पक्षी विहार भी है। यहीं पर कीठम झील भी स्थित है। ठीक है, कीठम झील के बारे में आपने सुना ही होगा अगर आप आगरा की तरफ गए होंगे कभी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं। देखो उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पर है? तो ये प्रतापगढ़ में स्थित है। और सांडी पक्षी विहार जो स्थित है वो है हरदोई में। और उसके बाद विजय सागर पक्षी विहार जो है वो है महोबा और हमीरपुर में। तो ये सारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार थे जहाँ से कि क्वेश्चन बन सकता है। बाद बाकी आपको पहला, सबसे बड़ा और सबसे छोटा ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर इन्हीं से पूछा जाता है। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश में रामसर साइट्स देख लेते हैं कितनी हैं। तो
आप सभी को पता होगा कि रामसर साइट्स मतलब ये आर्द्र भूमियां होती हैं, ठीक है, दलदली भूमियां यानी कि झील टाइप की कुछ। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर साइट्स हैं इस समय पर, ठीक है, और रामसर साइट्स की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश इस समय दूसरे स्थान पर है, और सबसे ज्यादा रामसर साइट्स जो हैं वो इस समय तमिलनाडु में हैं, लगभग 13। ठीक है, आप लोग इसको चेक कर लेना, 13 ही है शायद। तो सबसे ज्यादा संख्या तमिलनाडु में है, उसके बाद अपने उत्तर प्रदेश का ही स्थान आता है जहां पर कि कुल 10 रामसर साइट्स हैं। अब हम लोग इन 10 रामसर साइट्स की अवस्थिति के संदर्भ में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहली कौन सी है? अपर गंगा, जो कि ब्रजघाट से नरौरा तक फैली हुई है। उसके बाद नवाबगंज पक्षी विहार, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसको भी रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है और यह उन्नाव में है, सभी को पता है। पार्वती आरंग, अभी हम लोगों ने पढ़ा, गोंडा में है। समन पक्षी विहार, ये भी मैनपुरी में है। समसपुर, रायबरेली। सरसई नावर, ये इटावा में है, ठीक है, सरसई नावर, इसको भी रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है और यह इटावा में है। उसके बाद सूर सरोवर, अभी हम लोग जो कीठम झील की बात कर रहे थे वो भी रामसर साइट्स के अंतर्गत आती है, जो कि आगरा में स्थित है। उसके बाद हैदरपुर आर्द्र भूमि, ठीक है, ये कहाँ पर है? तो जो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य जिसकी अभी हम लोगों ने बात की थी, ये उसी के भीतर है। और कहाँ पर है? ये बिजनौर में गंगा बैराज के पास में स्थित है। कौन? हैदरपुर आर्द्र भूमि। उसके बाद बखीरा पक्षी विहार, अभी हम लोगों ने बात की थी, इसे भी आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया है, जो कि संत कबीर नगर में स्थित है। उसके बाद सांडी पक्षी विहार, ये हरदोई में है और इसे भी रामसर साइट्स के रूप में मान्यता दी गई है। तो इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश की 10 आर्द्र भूमियां हैं और आपको ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश आर्द्र भूमि की संख्या के मामले में भारत में दूसरे स्थान पर है और पहले पर है तमिलनाडु। चलिए अब हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख झीलें जिनसे कि क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे हैं। और आप लोग लगातार क्लास को देखते रहिए और जो भी प्रीवियस क्लास हैं आप कुछ छोड़िए मत। अगर आप नोट्स नहीं भी पढ़ना चाहते हैं, नहीं भी लेना चाहते हैं, तो आप अगर बहुत अच्छी तरीके से इन क्लासेस को भी कर लेंगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा, आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों की और उनकी अवस्थिति। तो सबसे पहले ये फुलहर झील है, इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। फिर से आप पहले की क्लास से कनेक्ट करना स्टार्ट कीजिए जहां पर कि हम लोग पढ़ रहे थे क्या? उत्तर प्रदेश की विभिन्न नदियों के बारे में। तब मैंने फुलहर झील की बात की थी। तो फुलहर झील पीलीभीत में स्थित है जहां से कि गोमती नदी का उद्गम होता है। और मैंने एक चीज आपको और बताई थी, अगर आपने उस क्लास को अच्छे से देखा होगा, कि गोमती नदी गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो कि मैदानी भाग से निकलकर आती है। तो यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि फुलहर झील पीलीभीत में है और इसी फुलहर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है और गोमती गंगा की सहायक नदी है और एकमात्र ऐसी नदी है जो कि मैदानी क्षेत्र से निकलकर आती है। आगे बढ़े तो बखीरा झील अभी सबने पढ़ा, संत कबीर नगर में स्थित है। करैला झील ये लखनऊ में स्थित है। उसके बाद गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, यह सोनभद्र में है। यह कैसी है? ये कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील मतलब जिसका निर्माण प्राकृतिक नहीं है, यह मानवीय क्रिया द्वारा निर्मित हुई है। अब मानवीय क्रिया द्वारा झील कैसे निर्मित होती है? जैसे ये गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, ये कहाँ पर स्थित है? सोनभद्र में। और सोनभद्र में यह रिहंद बांध के पीछे निर्मित हुई है। जब बांध का पानी रोका जाता है तो बांध के पीछे एक बहुत बड़े क्षेत्र में पानी का जमाव हो जाता है, उसी को कृत्रिम झील की संज्ञा दी जाती है। और यही जो कृत्रिम झील है ये कहाँ पर स्थित है? रिहंद बांध के पीछे, और इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि सोनभद्र में है। ठीक है, और ये गोविंद बल्लभ पंत कौन है? ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, सारी चीज़ों को ऐसे कनेक्ट करके चल दिए ताकि आपको बहुत दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद औंधी ताल ये वाराणसी में स्थित है।
लौंधी ताल सुल्तानपुर में। औंधी ताल कहाँ पर? वाराणसी में, और लौंधी ताल सुल्तानपुर में। उसके बाद देवरिया ताल ये कन्नौज में है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। बड़ा ताल, ठीक है, कहाँ पर है? शाहजहांपुर में, जिसे कि गोखुर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बड़ा ताल को गोखुर नाम से भी जाना जाता है। बाद बाकी दो झीलें प्रतापगढ़ में इंपॉर्टेंट है, बैती और नैया। तो ये सारी झील रही, आगे और भी हैं, इनको हम लोग देखें तो कुंद्रा समुंदर कहाँ पर है? उन्नाव में है। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में। अलवारा झील ये कौशाम्बी में है, और इस झील के पास में बहुत से विदेशी पक्षी भी अपना प्रवास करते हैं। किस झील के पास? अलवारा झील, जो कि कौशाम्बी में स्थित है। उसके बाद देखो राजा का बांध ये सुल्तानपुर में है, ये भी एक झील है। बलहापरा झील ये कानपुर में है। बरुआ सागर झांसी में। नौह झील मथुरा में। तांडवरी ताल ये मिर्जापुर में। कीठम झील अभी सबने पढ़ा आगरा में। जिरगो जलाशय ये मिर्जापुर में है। आपने पिछली वीडियो में जिरगो बांध के बारे में भी पढ़ा था, और जो उसके पीछे जलाशय है, यानी कि ये एक कृत्रिम झील टाइप का है, जो कि मिर्जापुर में स्थित है। तो ये सारी उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों की अवस्थिति हो गई, इनको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी मैं लिख देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत। इनके संदर्भ में भी बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट से, कजरी। ठीक है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये कहाँ पर हो? सबसे पहले तो लोकगीत है, यानी कि गाया जाता होगा, तो कहाँ पर गाया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, तो ये मिर्जापुर और वाराणसी में वर्षा के समय गाया जाता है, और यह मुख्यतः महिलाएं गाती हैं। बाद बाकी बात करें तो इसे भोजपुरी और अवधी दोनों भाषाओं में गाया जाता है। तो यह उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोकगीत है, कौन सा? कजरी, जो कि मिर्जापुर और वाराणसी में वर्षा के समय में मुख्यतः महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, और यह भोजपुरी और अवधी दोनों भाषाओं में गाया जाता है। उसके बाद दूसरा जो लोकगीत है वो है ढोला। ठीक है, ये आगरा और मेरठ के क्षेत्र में गाया जाता है, और इसमें ढोला और मारू के चरित्र का वर्णन किया जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, ये ढोला और मारू दोनों प्रसिद्ध लोग हैं, कहाँ के? राजस्थान के, और इनकी प्रेम कथा बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, और इन्हीं ढोला मारू के चरित्र का वर्णन इस ढोला लोकगीत में किया जाता है, जो कि आगरा और मेरठ के क्षेत्र में गाया जाता है। उसके बाद विरहा, ठीक है, ये पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है, और इसको भोजपुरी भाषा में गाया जाता है। ठीक है, उसके बाद रसिया, ठीक है, ये ब्रज क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र में कौन कौन आता है? मथुरा, वृंदावन और बरसाना। तो रसिया जो लोकगीत है वो ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है, और ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आप सभी को पता होगा मथुरा, वृंदावन और बरसाना को शामिल किया जाता है। उसके बाद देखो आल्हा खंड, सॉरी, जो आल्हा गाई जाती है, आलई खंड का ये एक भाग है। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में इसको सुना जाता है। आप गांव क्षेत्र में जब भी जाते होंगे तो ट्रैक्टर पे अक्सर आप लोगों ने आला को बजते हुए देखा होगा। तो ये वही आला लोकगीत है जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में और मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र में ये गाए जाते हैं, और इसमें आल्हा व ऊदल की वीरता का वर्णन किया जाता है। जब आप लोग मध्यकाल के इतिहास को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि यह आल्हा और ऊदल कौन थे, इसकी चर्चा हम लोग भी करेंगे। अभी आप इतना बस समझिए कि जो ये आल्हा लोकगीत है ये मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है, और इसमें आल्हा व ऊदल की वीरता का वर्णन किया जाता है। उसके बाद देखो चैती व चैता, ये भी लोकगीत हैं जो कि रूहेलखंड क्षेत्र में गाए जाते हैं। अच्छा, रूहेलखंड आपको पता होना चाहिए, ये बरेली और मुरादाबाद वाला क्षेत्र है। ठीक है, रूहेलखंड मतलब बरेली और मुरादाबाद। आप लोग थोड़ा सा एकदम से अच्छी तरीके से पढ़िए, तो सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास किया करिए,
क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, यहाँ पर कहीं लिखा है रूहेलखंड, कहीं बुंदेलखंड, एक जगह आपने पहले पढ़ा था बघेलखंड। तो ये विभिन्न क्षेत्र हैं जिनमें कि बहुत से जिलों के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं और इसमें रूहेलखंड में बरेली और मुरादाबाद, बाकी बघेलखंड में प्रयागराज और सोनभद्र। ठीक है, तो सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सारी क्लासेस को बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। उत्तर प्रदेश विशेष से बनने वाले 90% क्वेश्चंस इन क्लासेस की मदद से बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़ें तो फिर आता है आपका जो लोकगीत, वो है मल्हार, जो कि कोरबी क्षेत्र में, कोरबी क्षेत्र कौन कौन सा है, तो वो है मथुरा और अलीगढ़ वाला क्षेत्र। ठीक है, और यह जो मल्हार लोकगीत है यह सावन के आगमन पर गाया जाता है। ठीक है, मल्हार लोकगीत सावन के आगमन पर गाया जाता है। और जो ये बाद में इस तरीके के फैक्ट दिए गए हैं कि सावन के आगमन पर, वर्षा के समय, ठीक है, ढोला मारू का चरित्र वर्णन, इसको आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन उस क्षेत्र विशेष से संबंधित होकर नहीं आएगा, तो फिर ऐसे आ जाएगा कि कोरबी क्षेत्र में सावन के आगमन पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है, तब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा कि कजरी विशेषकर किस ऋतु में गाया जाता है, तब आपको बताना होगा वर्षा ऋतु में। तो सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से देखते चलिए। उसके बाद देखो चौलर, सोहर और बधाई गीत ये पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है, पूर्वांचल आपको पता ही होगा, जो बिहार की तरफ वाला उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है उसे पूर्वांचल क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद देखो आगे अगर हम लोग बढ़ें तो हम लोगों ने कर लिया था क्या, चौलर, सोहर व बधाई गीत। ठीक है, ये कहाँ पर, पूर्वांचल क्षेत्र में। उसके बाद होली गीत और झूला गीत ये वृंदावन में। ठीक है, और उसके बाद होरी और रसिया ब्रज और बरसाना क्षेत्र में। होली के समय आप सबको पता होगा, अगर आपने कभी भी ब्रज की होली खेली होगी तो होरी और रसिया नामक लोकगीत वहाँ पर बहुत गाए जाते हैं उस समय पर, तो आपको याद रखना होगा। बागदवा की इसुरी फाग ये बुंदेलखंड में। इसुरी फाग ये कहाँ पर लोकगीत गाया जाता है, तो बुंदेलखंड में। तो इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश विशेष की 5वीं क्लास भी खत्म हो गई, और आप इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिए। लगातार मेरे साथ अपनी तैयारी को एक नया आयाम प्रदान करिए और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से करते रहिए। बाद बाकी क्विज आप लोग लगातार लगाएं। ठीक है, और अगर आप पेड क्विज नहीं लेना चाहते हैं तो आप intellecto.in के टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें, जहाँ पर कि डेली शाम को 5 बजे एक फ्री क्विज का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि आपको आर से रिलेटेड 20 क्वेश्चन डेली मिलते हैं, जीएस, कभी हिंदी के और कभी करंट अफेयर्स के। उस टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ भी जुड़ें, लगातार इस वीडियो को भी देखें। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आर की 6वीं क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।